नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। महाभारत इतिहास है। इस विषय पर मैंने अनेक तथ्य, तर्क और साक्ष्य आपके समक्ष विभिन्न कार्यक्रमों में रखे हैं। जैसे जैसे महाभारत का अध्ययन करता चला हूं, मेरी भी यही प्रबल मान्यता बनी है कि जो कुछ इस महान महाकाव्य में है वह आपको संसार में अन्यत्र भी अवश्य मिल जाएगा, परंतु जो यहां उल्लेखित नहीं है वह संसार में अन्य किसी स्थान पर नहीं मिलेगा। आज महाभारत के इतिहास होने के साक्ष्य की तलाश करते हुए चलते हैं प्राचीन यात्रा मार्गों की ओर। क्या महाभारत में वर्णित यात्रा मार्ग आज भी प्रासंगिक है? इस संबंध में महान महाकाव्य में वर्णित नलोपाख्यान महत्वपूर्ण है। आज इसी नलोपाख्यान से तथा इसकी जो विवेचना अपनी महत्वपूर्ण कृति भारत सावित्री के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल ने की है, उसमें प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर महाभारत कालीन प्राचीन मार्गों की बात हम करने जा रहे हैं। नलोपाख्यान के अंतर्गत नल दमयंती का वृतांत भारतवर्ष के पुरा आख्यानों में वर्णित महानतम प्रेम कहानियों में सम्मिलित किया जाता है। इस घटनाक्रम पर विस्तार से हम अलग से चर्चा करेंगे। सार संक्षेप में इतना ही कि विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा वीरसेन के पुत्र नल दोनों ही अत्यधिक सुंदर थे। दोनों ही एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर बिना परस्पर भेंट किए प्रेम करने लगे थे। दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी नल के ही भेष में उसी परिचय के साथ उपस्थित हुए। यह प्रेम की शक्ति थी कि दमयंती ने वास्तविक नल को मन की आंखों से पहचान लिया। इस तरह नल दमयंती का विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात नल अपने भाई पुष्कर से जुए में सब कुछ हार जाता है। इस तरह प्रेमी दंपत्ति बिछुड़ जाते हैं। दमयंती किसी राजघराने में शरण लेती है तथा बाद में अपने परिवार के पास पहुंच जाती है। उसके पिता नल को ढूंढने के बहाने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। इधर दमयंती से बिछड़ने के बाद नल को करकोटक नामक सांप डस लेता है, जिस कारण उसका रंग काला पड़ गया है और अब उसे कोई नहीं पहचान सकता था। दमयंती ने इस बार भी अपने जीवन साथी और प्रेमी नल को पहचान लिया। बाद में कथा सुखांत है, जबकि नल अपना खोया हुआ यश और वैभव फिर से प्राप्त कर लेते हैं। इसी घटनाक्रम के मध्य बिछोह के पलों में नल दमयंती का संवाद होता है। उल्लेख है कि दीन बने हुए नल ने दमयंती से कहा, हे यशस्विनी, मैं अत्यंत विपरीत दशा को प्राप्त हो गया हूं। मेरे लिए भोजन का ठिकाना भी नहीं। तुम मेरी बात सुनो। यह देखो सामने जो बहुत से मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं, यह मार्ग है जो अवंतिपुरी, विंध्याचल और पयोष्णी अर्थात ताप्ती नदी को पार करता हुआ विदर्भ की ओर जाता है। वह देखो दक्षिण कोसल में जाने का मार्ग है। इन दोनों से उस पार सुदूर दक्षिण में दक्षिणापथ देश को तीसरा मार्ग गया हुआ है। इस विवरण में नल ने 3 मार्गों का स्पष्ट उल्लेख किया है। पहला विदर्भ की ओर जाने के लिए, दूसरा दक्षिण कोसल की ओर जाने वाला तथा तीसरा दक्षिण के राज्यों का संपर्क मार्ग। मध्य भारत के मानचित्र पर इन तीनों मार्गों को समझने का प्रयास किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वृतांत से यह स्पष्टता तो हो ही जाती है कि विदर्भ, दक्षिण कोसल और दक्षिणी भारतीय राज्य महत्व के यात्रा मार्गों से जुड़े हुए थे। कृति भारत सावित्री में वासुदेव शरण अग्रवाल नल के कथोपकथन को आज के कालखंड से बखूबी जोड़ते हैं। वे लिखते हैं, काली सिंध और सिंध के बीच में प्राचीन निषद जनपद था, जिसकी राजधानी नलपुर आज का नरवर है। इसी प्रदेश में खड़े होकर नल ने तीनों मार्गों का निर्देश दिया है। यहां नल ने जो 3 मार्ग बताए हैं वे तीनों मार्ग
आज भारतीय रेल पथ ने प्रयोग में ले लिए हैं। इस आलोक में पहले बात विदर्भ मार्ग की करते हैं। नरवर अथवा नलपुर से रतलाम की ओर जाते हुए रेल पथ के लगभग साथ साथ उतरते हुए पहला मार्ग उज्जैन, वहां से विंध्य पार कर नर्मदा नदी के साथ साथ होकर आगे बढ़ते हुए खंडवा और वहां से ठीक नीचे होकर वर्तमान रेल मार्ग के साथ ताप्ती नदी को पार कर विदर्भ अर्थात अमरावती बरार की ओर पुराना मार्ग जाता रहा है। आज इसी पुरा मार्ग पर ही रेल दौड़ रही है। यह असाधारण समानता है। बात यहीं समाप्त नहीं होती। अब चर्चा दक्षिण कोसल मार्ग की कर लेते हैं। नरवर से पूर्व की ओर चलते हुए बेतवा नदी और उसके आसपास का घना जंगल, जिसका पुराना नाम विंध्याटवी था, पार करते ही बीना, सागर, दमोह, कटनी, सुहागपुर, बिलासपुर का मार्ग दक्षिण कोसल की ओर जाता था। यही रास्ता आज भारतीय रेल का भी है। अर्थात महाभारत काल में पश्चिम और पूर्व के दो मुख्य यातायात के रास्ते विदर्भ व दक्षिण कोसल मार्ग थे। इन दोनों के बीच में तीसरा दक्षिणापथ मार्ग था, जो विंध्य की खड़ी हुई पट्टी के पूर्व ग्वालियर के धुर दक्षिण झांसी, बीना और वहां से सागर, कटनी होकर जबलपुर की ओर मुड़ता हुआ पुनः उस मार्ग में जा मिलता था जो आज भी नागपुर से दक्षिण की ओर जाने वाली यातायात की बड़ी धमनी है। इसे ही नल दक्षिण का मार्ग कह रहे हैं, जिसे भारतीय रेल सजीव रखे हुए है। महाभारत से आज तक की इन कड़ियों को केवल एक संयोग कहकर नहीं टाला जा सकता है। साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि यात्रा और यातायात की दृष्टि से महाभारत काल विकसित रहा होगा। एक सार्थवाह का उल्लेख महाभारत के नल दमयंती कथा में मिलता है। पहले सार्थवाह की परिभाषा कर लेते हैं, फिर विषय में आगे बढ़ते हैं। महाभारत के कालखंड में व्यापार के लिए जाने वाले अनेक यात्राओं के विवरण मिल जाते हैं। उन समयों में यात्रा करना सहज नहीं था। यात्रा के दौरान लुटेरों और हिंसक पशुओं के भय को देखते हुए वणिक समूह में यात्रा किया करते थे। समूह में यात्रा करने को सार्थ कहा गया है। सार्थ से ही सार्थवाह शब्द की उत्पत्ति हुई है। सार्थवाह का यह कर्तव्य होता था कि वह सार्थ में सम्मिलित व्यापारियों की सुरक्षा करते हुए उन्हें निश्चित स्थान तक पहुंचाए। अर्थात सार्थवाह पथ प्रदर्शक तथा सुरक्षा प्रदाता होता था। निश्चय ही ये सार्थवाह निर्धारित यात्रा मार्गों का ही चयन करते रहे होंगे। जैसे जैसे सार्थवाहों के कारण व्यापारिक यात्राएं सुरक्षित होती गईं, वैसे वैसे ऐसे ही यात्रा मार्ग निर्धारित होते गए होंगे, जिनका उल्लेख हमने अब तक की चर्चा में किया है। सार्थवाहों के साथ व्यापारियों के माल से भरी बैलगाड़ियां चला करती थी। महाभारत के एक वर्णन में बैलों के साथ शकट को दान देने का उल्लेख है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस काल में शकट बैलों द्वारा खींचे जाते थे और इनका उपयोग आवागमन तथा व्यापार दोनों के लिए किया जाता था। महाभारत में अनेक उल्लेख हैं कि गर्दभों का प्रयोग भी रथ खींचने तथा सामान ढोने दोनों में होता रहा है। महाभारत में नरयानेन का वर्णन भी आया है, जिसका अर्थ है मनुष्यों द्वारा ढोकर ले जाने वाली सवारी। निश्चय ही प्रभावशाली लोग तथा धनी व्यापारी ऐसी सवारियों का उपयोग यात्रा मार्गों में अपनी सुगमता के लिए करते रहे होंगे। महाभारत के मौसल पर्व में हाथी सवार का उल्लेख इस बात को स्पष्ट करता है कि हाथी सामान्य सवारी होने के साथ साथ व्यापारिक वाहन भी था। हम थल मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, अतः जल मार्गों पर अलग से संवाद करना उचित होगा। तथापि महाभारत काल में समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता रहा था।
सभा पर्व के एक वर्णन में कहा गया है कि सहदेव ने मलेच्छों को जीतने के लिए समुद्री मार्ग से उन पर आक्रमण किया था। महाभारत के व्यापारिक मार्ग ही उत्तर को मध्य और दक्षिण से नहीं जोड़ते थे, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक तत्कालीन राजनीति एक सूत्र से बंधी हुई थी। उदाहरण के लिए महाभारत कालीन जनपदों को आज के मानचित्र पर तलाश कर देखें। कुछ प्रमुख नाम मैं ले रहा हूं, विवेचित कीजिए। कुरु, पांचाल, शाल्व, माद्रेय, पुलिंद, कोसल, मत्स्य, चेद, सिंधु, भोज, दशाण, उत्कल, मेकल, कलिंग, कुक्कुर, अवंति, अश्मक, विदर्भ, गोप, शक, विदेह, मगध, अंग, वंग, मल्ल, वाहलीक, वाटधान, आभीर, अपरांत, केकय, अंध्र, पुंड, किरात, निशात, आनर्त, कुंतल, गांधार, अभिसार, कलिंद, ताम्रलिप्तक, मलेच्छ, कर्नाटक, केरल, चोल, कोंकण, मालव आदि। स्वाभाविक है कि सभी जनपद आपस में सुव्यवस्थित यात्रा मार्गों से जुड़े रहे होंगे। जो आज है वह कल की नींव पर ही उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए महाभारत कालीन कुछ ऐसे नगर देखते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, जैसे अयोध्या जो महाभारत काल में कोसल की राजधानी थी, अहिछत्र अथवा पांचाल देश जिसकी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गंगा के पूर्व तथा अवध के पश्चिमोत्तर में अवस्थिति है, इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली के निकट, गुजरात में स्थित द्वारिका जिसका पुरातन नाम कुशस्थली था, कृष्ण द्वारा बसाया गया, कान्यकुब्ज जिसे आज हम कन्नौज के नाम से जानते हैं, तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में है, यहां जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ कराए जाने के उल्लेख हैं, पौदन्य जो कि गोदावरी के तट पर स्थित अश्मक जनपद की राजधानी थी। इसके साथ साथ मथुरा, प्रयाग, काम्पिल्य, गया, मिथिला, वारणावत, राजगृह अथवा राजगीर, वाराणसी, श्रावस्ती आदि महाभारत कालीन प्रमुख नगर थे। वर्तमान में बड़े नगरों में भी इनकी गिनती होती है। सार संक्षेप यह कि प्राचीन यात्रा मार्ग कल और आज की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने में सक्षम है। यही बात नल दमयंती का संवाद और भारतीय रेल के आधुनिक विदर्भ, दक्षिण कोसल व दक्षिण मार्गों की विवेचना से सिद्ध होती है। इतिहास को इस तरह भी तलाशा जाना चाहिए, न कि केवल पत्थरों में चारणों की लिखावटों को बूझकर। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।